हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, कल हम आप लोगों को जो है क्रिया विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा बताए थे और आज उसी का मतलब उत्तरीय क्वेश्चन तो था नहीं, विस्तृत उत्तरीय था, तो उसके क्रिया व्यवस्था के तत्व जो है उस क्वेश्चन में बाकी थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये पार्ट 2 है पहले क्वेश्चन का। गृह व्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा संबंधी विवेचन के आधार पर गृह व्यवस्था निम्नलिखित 3 तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। ओके, पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण और तीसरा है मूल्यांकन। तो पहले हम नियोजन के बारे में जानते हैं। अनुभव के आधार पर किसी समस्या प्रॉब्लम पर विचार करना तथा अपने चिंतन, तर्क तथा कल्पना के द्वारा इसके हल के लिए विकल्पों का पता लगाना और फिर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर कार्य व्यवस्था बनाने को नियोजन कहते हैं। हम कोई भी योजना बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, पर उसमें जो सबसे उपयुक्त होता है, जो हमारे लिए सही होता है, जो हम कम दाम में उसको यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा खर्च ना पड़े, तो ऐसे उपयुक्त विकल्प का हम चयन करते हैं और अपनी योजना बनाते हैं कि किस तरह से हम योजना को सफल करेंगे। निकिल तथा डार्सी ने नियोजन के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुगमन करना और सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना, ये नियोजन है। जैसे कि निकिल डार्सी ने कहा कि नियोजन के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। नियोजन के अर्थ को उन्होंने स्पष्ट किया है कि इच्छित लक्ष्य तक, जो भी आपकी इच्छा है उसका आप एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमको किस लक्ष्य कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में उनके जो भी मार्ग होते हैं, जो संभावना होती है कि इस मार्ग से हम वहाँ पर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, तो उन संबंधों में के बारे में जो है सोचना कि वो कौन कौन से संभावित मार्ग हैं जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में कल्पना करना, प्रत्येक योजना तक पूर्ण होने का उसका अनुगमन करना, कि जब तक हमारी योजना पूर्ण नहीं होती है उसको देखते रहना, और सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। कि ऐसी योजना बनाओ जिसमें हमारी आशा जुड़ी हो कि हम कर सकते हैं इसको। गृह व्यवस्था में नियोजन का विशेष महत्व होता है। उचित नियोजन पर ही संपूर्ण गृह व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। अगर आपका नियोजन सही है, आपने जो योजना बनाई है वो सही है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ओके, उसके बाद से नियंत्रण। व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना नियंत्रण है। जो भी आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं उसको जिस तरह से आपने बनाया है कि किसके बाद क्या करना है। व्यवस्था मतलब व्यवस्थित करना। किसी भी चीज़ को हम व्यवस्थित करते हैं, लाइन बाय लाइन करते हैं, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, तो वैसे उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवस्था। तो उस पर नियंत्रण करना कि नहीं, जिसे हमने पहले नंबर पे रखा है पहले हम वही करेंगे, दूसरे नंबर पे रखा है तो दूसरा वाला करेंगे, तीसरे पे रखा है तीसरे वाले को करेंगे, तो इसी को नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण के अर्थ को डगलस एस शेरविन ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है तथा इसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों एवं स्रोतों का उचित व व्यवस्थित उपयोग तथा सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी सम्मिलित है। गृह व्यवस्था में यह भी आवश्यक है कि कार्यप्रणाली की समय समय पर जांच होती रहे तथा तदनुसार परिवार के सभी सदस्यों
तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके। नियंत्रण में परिवार के सभी सदस्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। यानी कि अगर हम योजना बनाए हैं तो उस पर नियंत्रण हम तभी कर सकते हैं जब हमारे परिवार के सदस्यों में जो है एक दूसरे से समन्वय हो। ऐसा नहीं कि परिवार का जो मुखिया हो कोई योजना बनाए कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, बेटी ये करेगी, बेटा वो करेगा, माँ ये करेगी, बहू ये करेगी। जब वो लोगों के बीच में लेके आया तो पता चला कि किसी के बीच में समन्वय ही नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर उस कार्य को हम नियंत्रण से कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सदस्यों के बीच में समन्वय होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए चलते हैं मूल्यांकन पे। तीसरा, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत पहले किए गए नियोजन कार्यों की सफलता अथवा असफलता का सही आकलन किया जाता है कि हमने जो योजना बनाई है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, तथा कार्यों के प्राप्त परिणामों का समुचित अध्ययन विवेचन किया जाता है। उसके बाद से जो हम कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकला मैंने कि परिणामों का समुचित अध्ययन किया जाता है, क्या क्या इसके मैंने कि हो सकता है एवं विवेचन किया। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के ही अंतर्गत किए गए कार्यों के दोषों एवं त्रुटियों को जानने का प्रयास किया जाता है कि हमने जो योजना बनाई थी वो पूरी तरह से सफल हुई तो कैसे हुई, अगर उसमें कमी रहा तो क्यों रहा, हमने कहाँ कहाँ कमियाँ की, कौन कौन सी त्रुटियाँ हमने की, जानने का प्रयास किया जाता है। निष्पक्ष एवं तटस्थ मूल्यांकन से गृह व्यवस्था में विशेष लाभ प्राप्त होता है। वास्तव में किसी भी कार्य में हुई त्रुटियों की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भावी कार्य में उन्हीं त्रुटियों को दोहराने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। समुचित मूल्यांकन से भावी योजनाओं के निर्धारण एवं उनको उत्तम ढंग से लागू करने में भी सहायता प्राप्त होती है। मूल्यांकन के बहुपक्षीय महत्व को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि सदैव तटस्थ मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बहुपक्षीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन कर